अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। इमरान खान मुतनाज़ ही सही लेकिन एक तारीख साज शख्सियत हैं। वो पाकिस्तान की तारीख के पहले सियासतदान बनने वाले हैं जिन्होंने बतौर वजीर आजम कौमी असम्बली तोड़ी और अब एक साबिक वजीर आजम की हैसियत से उन्होंने 23 दिसंबर 2022 को पंजाब और KPK की सूबाई असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दो सूबों की असम्बलियां तोड़कर पूरे मुल्क में इंतखाबात कराना बहुत मुश्किल होगा। वफाक और सिंध के अलावा बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें फौरी तौर पर नए इंतखाबात के लिए राजी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आखिरी सियासी चाल चल दी है। लेकिन ये सियासी चाल इमरान खान का आखिरी कार्ड है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर उनका मकसद असम्बलियां तहलील करना ही होता तो वो दोनों वज़राए आला के दरमियान बैठे हुए बड़े पुरएतमाद तरीके से उसी लम्हे असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर देते, जिसके बाद अब तक ना सिर्फ असम्बलियां तोड़ने की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी होती बल्कि शायद निगरान सेटअप के लिए भी कोई बातचीत या सलाह मशवरे शुरू हो चुके होते। इमरान खान की जानिब से एक बार फिर असम्बलियां तोड़ने की नई तारीख का ऐलान इस बात का इशारा है कि वो फेस सेविंग के अलावा हुकूमत से मुज़ाकरात और अपने लिए कुछ रिलीफ के मुतलाशी हैं, जो उनको मिलना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल ज़रूर महसूस होता है। इमरान खान जिस बुरी तरह से केसेस में फंसे हुए हैं, अब उनको नए इंतखाबात की तारीख के साथ नाअहली और गिरफ्तारी से बचना भी मकसूद है। इमरान खान की नित नई फरमाइशों और बदलते रंगों की बाइस ही पाकिस्तान में सियासी तूफान की शिद्दत किसी सूरत कम होती दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त लाहौर सियासी सरगर्मियों का एक मरतबा फिर मरकज बन चुका है। एक तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर में एक के बाद एक मुशावरत और मुलाकातों में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब सियासी जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाने वाले सदर पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन है, शरीक चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी लाहौर में डेरे जमा चुके हैं। आज सुबह तक वजीर आजम भी लाहौर में मौजूद थे। उन्होंने ना सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब से 2 मुलाकातें की बल्कि काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से भी एक तफसीली नशिस्त की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इतवार को पहले चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की और मुबैना तौर पर पंजाब में PTI के इत्तेहादी और पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही को दोबारा बनाने पर गौर किया गया। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हमायत के बदले वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार रहने की पेशकश करते हुए उनकी हमायत हासिल करने के ऑप्शन पर तबादला ख्याल भी हुआ। और ज़राए के मुताबिक अगर परवेज़ इलाही और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली को कायल करने की पॉलिसी नाकाम हो जाती है, तो जब गवर्नर वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का कहेंगे तो फिर चौधरी शुजात अपनी पार्टी के 10 अरकान सूबाई असम्बली पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए उन्हें परवेज़ इलाही को वोट देने से रोकेंगे। इस मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी बॉल टाउन में वाक़ रहायशगाह पर मुलाकात की और चौधरी शुजात से मुलाकात के नताइज पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों फरीकैन ने पंजाब असम्बली की तहलील को रोकने के लिए दस्तयाब मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गुफ्तगू की। इसके बाद आसिफ जरदारी मजीद कुछ इख्तियारात के हमरा मुस्लिम लीग काफ के सदर से मुलाकात करने के लिए गए, जिसमें चौधरी शुजात को परवेज़ इलाही से मुताल्लिक एक नया ऑप्शन दिया गया कि अगर वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें ताकि असम्बली की तहलील के लिए इमरान खान की जानिब से दस्तखत शुदा समरी को गैर मौसर बनाया जाए तो उन्हें दोबारा से इत्तेहाद का हिस्सा बनाने पर गौर किया जा सकता है और इसके बाद नए सेटअप में उन्हें या उनके पसंद के किसी दूसरे उम्मीदवार को वज़ारत आला का मनसब सौंपा जा सकता है। दूसरी जानिब ऐसे भी इशारे मिल रहे हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन में दूरियां खत्म हो चुकी हैं, जिसके बाद वो नई सियासी सूरत हाल में सलाह मशवरे कर रहे हैं। इस बात का इजहार खुद परवेज़ इलाही भी कर चुके हैं कि उनके शुजात हुसैन साहब से राब्ते बहाल हो गए हैं। दूसरी तरफ आज और कल की मुलाकातों के बाद नई सूरत हाल को लेकर चौधरी शुजात हुसैन का बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिससे यह महसूस हो रहा है कि पंजाब असम्बली जुमे की बजाय अगले 4 से 5 माह भी टूटने का इम्कान नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन ने निजी TV से गुफ्तगू करते हुए गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकातों को हौसला अफजा करार दिया और कहा है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही दुरुस्त फैसला करते हैं तो 4-5 माह निकाल। परवेज़ इलाही के लिए गुंजाइश का मसला नहीं बल्कि मसला सियासी जमातों का है। चौधरी शुजात इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा उसकी झलक आपके सामने रखते हैं। कल बड़ी अच्छी हुई है मुलाकात, अगर आज भी अच्छी होगी और सोचने वाली बात नहीं है, और कल हुई तो वो भी अच्छी होगी और इसलिए 3-4 दिन चलेगी। मतलब बातें नहीं हैं, नेगेटिव बातें नहीं हैं, मुझे नहीं बताएंगे, वो मिल बैठ के फैसला करेंगे। ये देखें दोनों में चल रहा है, उन्होंने ड्राइव किया हुआ है को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अब ये चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब इसी सलाह मशवरे और इमरान खान की जानिब से एक नई तारीख मिलने के बाद जहां PDM असम्बलियां टूटने से बचाने के लिए मुख्तलिफ दाव पेच पर गौर कर रही है, वहीं चौधरी परवेज़ इलाही के नए इंटरव्यू ने तहरीक इंसाफ और PTI के दरमियान बढ़ते खलीज वाजे कर दी है। ये खलीज एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ PTI की मुसलसल बयानबाजी के बाद से शुरू हुई है। इस इंटरव्यू के बाद ही सियासत के बादशाह समझे जाने वाले आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को परवेज़ इलाही के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को माफ कीजिएगा परवेज़ इलाही के हालिया इंटरव्यू के तनाजुर में इंतजार करो और देखो की पॉलिसी अपनाने का मशवरा दिया और कहा है
कि परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के साथ अपनी पोजीशन वाज़ेह करेंगे तो इत्तेहादी जमातें इसके बाद सूरत हाल पर नए सिरे से गौर करेंगी। इस बात का इंकशाफ वज़ीर आज़म के सदारत में होने वाले इजलास में हुआ है। इस इजलास में नून लीग के अलावा इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शरीक थे, जिसमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के हालिया इंटरव्यू में दिया गया बयान भी मौजूद बहस रहा, क्योंकि इस इंटरव्यू में परवेज इलाही ने वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने मुझे साथ बैठाकर जनरल रिटायर्ड बाजवा को बुरा भला का ये बड़ी ज्यादती है, ऐसी बातें की हैं और ये कहा कि एहसान फरामोशी ना करे। जनरल रिटायर्ड बाजवा के एहसान है, साबिक आर्मी चीफ उनको उठाकर कहां से कहां ऊपर ले गए। परवेज इलाही ने इससे ना सिर्फ पीटीआई को नसीहत की है बल्कि ये भी बता दिया कि अगर किसी ने अब जनरल बाजवा के खिलाफ बात की तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद मेरी सारी पार्टी बोलेगी। परवेज इलाही का ये जो इंटरव्यू है जो खासा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, उसके बाद परवेज इलाही ने ना सिर्फ इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट बयानिए की धज्जियां उड़ाई हैं बल्कि साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह इमरान खान ने फैज हमीद के साथ मिलकर ऑपोजिशन को जेलों में बंद कराया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार को भी चार्जशीट करते हुए कहा है कि आधा काम तो उस्मान बुज़दार ने खराब किया, ये लोगों को अंदर कराता था। इस एहसान फरामोश को यह भी शर्म नहीं आई कि इसको मैंने तहसील नाज़िम बनवाया था। चौधरी परवेज इलाही के इस बयान के बाद साबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि 3.5 साल सूबे की खिदमत की, जो किया उस पर मेरा ज़मीर मुतमईन है, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। 2001 में जब तहसील नाज़िम बना तो उस वक्त चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर नहीं थे। उस्मान बुज़दार ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है चौधरी परवेज इलाही के स्टेटमेंट को, इस इंटरव्यू को, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। मेरे ख्याल में 3.5 साल से ज़्यादा अरसा मैंने सूबे की खिदमत की है और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने जो किया, रिकॉर्ड डेवलपमेंट कराई, गुड गवर्नेंस, और यहाँ पे किसी के ख़िलाफ़ कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की है। मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, ये मौका मुनासिब नहीं है कि मैं इस तरह की बात यहाँ आज करूँ, बट मैंने कभी ना किसी के ख़िलाफ़ बात की है और ना मैं आज कोई इस तरह की बात या कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ किसी के खिलाफ़। 2001 में मैं तहसील नाज़िम बना, उस वक्त चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे। पूरे सूबे की खिदमत की है, जितनी डेवलपमेंट मेरे दौर में हुई है, मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड शायद ही पंजाब की हिस्ट्री में कभी हुई है। मुल्क की सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपकी इजाज़त से इब्तदा में बड़ा सादा सा सवाल है, वो जनरल बाजवा जिनको आप बाप का दर्जा दिया करते थे, आज उनके खिलाफ वर्जा सराई कर रहे हैं, तो क्या ये एहसान फरामोशी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू रेहान साहब, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी बाजवा साहब के ज़रा एहसानात तो मुलाहिज़ा करें। 2018 में RTS बिठाया ताकि एक ऐसी कमज़ोर हुकूमत आए कि हमें इन्हीं के सहारे लेने पड़े। उसके बाद इन्होंने खान साहब से सिफारिश करके न्यूट्रल इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर बिठाया ताकि ये हमें ब्लैकमेल कर सकें। इसके बाद ब्लैकमेल करके इत्तेहादियों के ज़रिए ये चाहा कि हम वज़ीर आला यानी अलीम खान इनकी मर्ज़ी का लगाएं। फिर नवाज शरीफ साहब को माशाल्लाह से जेल से जाली सर्टिफिकेट के ऊपर बाहर निकाला और सीधा NRO 2 की शुरुआत स्टार्ट की। ये कम एहसानात है। फिर उसके बाद जो कल चौधरी परवेज इलाही साहब ने विंडिकेट किया है, सिर्फ एक जरा अगर आप रुके, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनवाना जानती हूँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को अपने इलेक्शन जितवाने वाले रातों की फोन कॉल्स इन्हीं को की गई थी, RTS बिठाकर इत्तेहादियों का मोहताज हमें राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात का झूठा केस बनाने वाले आपके मिनिस्टर शहरियार आफरीदी साहब जनरल बाजवा के बारे में क्या कह रहे हैं? तो उस वक्त जनरल बाजवा बाप और माँ दोनों थे, आज जनरल बाजवा से बुरा शख्स आपके लिए कोई नहीं है। आज चौधरी परवेज इलाही ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब से अगर पैकेज लिया तो जनरल बाजवा गए थे, कतर में जनरल बाजवा पहुंचे थे, IMF के साथ आपकी डील मचोर कराने में जनरल बाजवा ने कलीदी किरदार अदा किया। आज उसी जनरल बाजवा के खिलाफ आपने तोपेतानी हुई। अच्छा, अगर मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे देते तो मैं अपनी चार्जशीट तो ज़रा कंप्लीट कर सकती, क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि इस अदम एतमाद से पहले और ये सारे रिजीम चेंज के पीछे भी जनरल बाजवा ही थे, और जिनके बारे में आप एक लाइन कहिए ना, मैं चार्जशीट मुकम्मल इसलिए कि आपकी बात का जवाब दे दूं ताकि रह ना ये हिम्मत आपने उस वक्त क्यों नहीं की? उस वक्त चार्जशीट पेश करते जिस वक्त जनरल बाजवा थे। सिर्फ एक सेकंड रेहान साहब, मुझे दो तीन बातों का जवाब दे लेने दें। पहले तो आपने कहा ना, अगर जनरल बाजवा और ये लोग इतने बाकमाल थे तो अभी 8 महीनों से ये
हुकूमत क्यों रोने धोने पर आ गई है? ये क्यों शहबाज शरीफ साहब को आकर कहना पड़ता है मैं मांगना तो नहीं चाहता लेकिन मेरी मजबूरी है, या मैं जहां पर जाता हूं वो आगे से देखकर मुंह बना लेते हैं, या मैं पैसे कहां से लेकर आऊं? सिर्फ एक सेकंड, तो आप मुझे ये बता दें जिन्होंने हमें सऊदीया से कतर से सिर्फ एक सेकंड में पहले अपने बात का तो जवाब दे दूं, वो आप मेरे बात के बाद लोगों को सुना दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो सऊदीया से, कतर से, दुबई से, IMF से तो इनको डील्स ले लेते, या शायद ये इतने ही ना तजर्बाकार या ना अहल थे, या इनकी बेसाखियां अगर हमारी बेसाखियां थी तो इन बेसाखियों के सहारे एक्सपोर्ट ही इंक्रीज कर देते। रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट में जो $4 बिलियन की कमी हुई है उसी को पूरा कर देते। ये तो आपकी बकौल इंपॉर्टेंट हुकूमत है ना, लेकिन आपकी हुकूमत तो सेम पेज पर बरकरार थी। आपकी हुकूमत तो हाइब्रिड रजीम थी, आपकी हुकूमत में मिसाली ताल्लुकात थे। आपके लिए जो जनरल बाजवा ने किया उसके गुण खुद इमरान खान गाया करते थे। अगर आप कहें तो मैं वो भी प्ले कर सकता हूं। रेहान साहब नहीं, वो सब आप प्ले कर दीजिएगा मेरी बात के बाद। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि सिंध हाउस में जो जमीरों की मंडी लग रही थी ना, उसमें भी गुड़ मुस्तफा खर के बकौल यही डालने वाले थे। उसके अलावा जो सारा कुछ साइफर को छुपाने वाले भी यही थे कि जी जो शाह महमूद कुरैशी साहब को और वजारत खारजा से हमें नहीं पता चल रहा था, और बाद में जब पता चला तो तब इन लोगों ने बात की, और तब रोकने वाले भी यही थे कि जी आप अभी इस पर कोई बात ना करें। उसके बाद अगर किसी को याद नहीं है तो मैं ये याद करा दूं कि 12 बजे अदालतें सिर्फ इन्हीं की बर्खास्तगी को रोकने के लिए खुली थी, या 10 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक ऐसी पिटीशन के ऊपर जो महीना तो पहले मुझे इजाजत दीजिए आलिया अब्दुल साहब, मैं आपसे एक सादा सा सवाल कर जाने वाला कौन था, या वहां पर असद कैसर साहब को डराने धमकाने वाला कौन था, या उसके बाद मुझे ये बता दें मेरा सवाल ले लिया आलिया अब्दुल साहब, इसको ग्लू लगाने वाला कौन था? आपकी बात सुन ली मैंने, अब मेरा सवाल ले लें। उस वक्त इसी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपने दी, और इस ऑपरेशन के आपके बकौल इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान साहब ने उसी जनरल बाजवा को ताहयात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहने की पेशकश भी कर दी थी। तो ये क्यों हो रहा था फिर? मेरी एक बात सुने, मैं उस पर आती हूँ। सबसे पहले मुझे चार्जशीट तो कवर शीरी मजारी साहिबा को अगवा करने वाला, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही। आप इस्तेमाल कहते हैं आजम सवाती। सिर्फ एक सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करके आपकी बात पर आ जाती हूँ। आजम सवाती साहब हो गए, डॉक्टर शहबाज गिल हो गए, हमारे घरों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करने वाले कौन थे? ये करेज आपने उस वक्त क्यों नहीं की? पीछे कौन था? आज यहाँ बैठ के आप ये करेज कर रही है, हौसला उस वक्त क्यों आपने नहीं किया कि उस वक्त आप कौम को बताते हैं कि क्या हो रहा है? बात सुने, हम पे एहसानात तो छोड़ दे, जो इस मुल्क के ऊपर एहसान किया है ना, यानी इस मुल्क की एक्सपोर्ट कम कर दी, रिजर्व। इस एहसान फरामोशी की सिर्फ एक मिसाल जनरल बाजवा नहीं है, बल्कि आपकी जमात पर, आपके चेयरमैन पर जिस किसी ने भी एहसान किया है, आपने उसके साथ ऐसा ही किया है, उसको एहसान का बदला ऐसे ही दिया है। मैं अगर गिनवाना शुरू करूंगा तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। अलीम खान ने आप पर कितने एहसानात किए, आपने अलीम खान को उठा बाहर किया। जहांगीर तरीन ने आप पर कितने एहसानात किए, आपने जहांगीर तरीन को उठा बाहर किया। इवन परवेज मुशर्रफ के दौर में उसने क्या एहसान किया, आपने परवेज मुशर्रफ के बारे में क्या कहा? यानी आपके ऊपर जिस किसी ने एहसान किया है, आपने एहसान फरामोशी की है और मोहसिन खुशी की है। अगर आपने मेरे एक मिनट अगर आपने मुझे प्रोग्राम में बिठाना होता है ना, मैंने आज भी सवालों का जवाब दिया, या मेरा मौकफ पूरा ले लिया करें, या आप एक बात, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एहसान तो इस मुल्क के ऊपर जो वो करके गए ना, मुल्क को माशी तौर पर जिस तरह की बदहाली करके गए, अब आप आ जाए एहसान फरामोशी या उसके ऊपर। क्यों? अलीम खान क्या चाहता था? वजीर आला बनना चाहता था? क्या था वो, क्या चाहता था? अपनी जमीनों जायदादों को लीगल करवाना चाहता था, जिसकी एनओसी अभी उसको शहबाज शरीफ साहब ने दी है। का सीनियर सूबाई वजीर है, ये मुझे पता था। ये क्यों लेकर आना चाहते थे? सीनियर सूबाई वजीर साहब के साथ मिलकर हमारी हुकूमत, जी हमारी हुकूमत का सूबाई वजीर, और क्यों खान साहब जहांगीर तरीन आपकी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल रहा, अपनी जायदादों को, अपनी जायदादों को सिर्फ एक सेकंड, अभी पहले आप अलीम खान पे तो मेरे, अभी अलीम खान पे तो मेरी बात का जवाब ले ले कि हर चोर लुटेरा जो ये चाहता था कि मुझे इक्तदार में हिस्सा मिले, मुझे वजीर आला बनाए, मेरी जमीनों को लीगल करे, अगर उसका कट्टा छट्टा खोले तो बाजवा साहब उसकी फरमाइशें लेकर आ जाए, बाजवा साहब ये कह के इसको वजीर आला बना दो। ये तो फिर मेरे ख्याल में एक और चार्जशीट उनके ऊपर है कि आप किनके साथ मिले हुए थे, आप चोरों डाकुओं के साथ मिले हुए थे, या आप इस मुल्क के मफाद में ये सारे काम कर रहे थे। और मैं सिर्फ इतनी ईमान का आखिरी दर्जा तो ये है कि उसको दिल में बुरा जाना, लेकिन उस वक्त तो आपने दिल में भी बुरा नहीं जाना के लिए
उस वक्त तो आप बागे दोहल उसी जनरल बाजवा की तारीफें कर रहे थे। मुल्क और आवाम के लिए सवाल तो बड़ा ज्यादा है। सिर्फ एक सेकंड, इमरान ये खान कथारसिस अभी इस प्लेटफॉर्म पे क्यों कर रहे हैं आप? आपके सवाल का पहले का जवाब दे दिया, अब मैं इस पर भी आ जाती हूं। इमरान खान साहब के लिए वही एहसान, उसी के एहसानमंद होंगे जो इस मुल्क को कौम के ऊपर एहसान करेगा, जो इस मुल्क को कौम के ऊपर एहसान फरामोशी करेगा, वो इमरान खान साहब से भी कोई एहसानमंदी, क्योंकि वो एक हुक्मरान है। और यही मैं परवेज इलाही साहब के लिए हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2018 में एहसान का मैंडेट लेकर देना, इमरान खान को वजीर आजम बनाना, जनरल बाजवा की इस कौम के साथ दुश्मनी थी, आप ये कह रही हैं? अपनी कीमत पर चुका है। आप ये कह रही हैं कि आपकी हुकूमत को इक्तदार में लाना, इमरान खान को वजीर आजम बनाना, जनरल बाजवा की इस कौम से बहुत बड़ी दुश्मनी थी, ये कह रही है ना आप? जी, उनकी दुश्मनी ये थी कि उन्होंने आरटीएस बिठाया और आपको इत्तेदार दिया, इत्तेहादियों का मोहताज बनाया, और जिनके इत्तेहादी ऐसे थे कि हर बात पे ब्लैकमेल करके एनआरओ 2 लेने की कोशिश की। यही तो मैं बता रही हूं। ये तो आपके लोगों की स्टेटेड पोजीशन है कि अगर उस वक्त ये बैसाखी आपको ना मिलती तो हुकूमत आपके लिए ख्वाब नहीं, वो हमारी हुकूमत तो बननी ही थी, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह अब पहले हमने अगर आना था 200 सीट लेकर, जनूबी पंजाब में तोड़फोड़ कैसे हुई, रिस्ट्रिक्ट कर दिया टू द 150 सीट्स। देखिए जनूबी पंजाब में तोड़फोड़ कैसे हुई, सबको नवाज शरीफ को नाहल कैसे किया गया, हवा चलती है जनूबी पंजाब, नवाज शरीफ को ताहयात नाहल किया गया, पनामा के अंदर सजा दी गई, आज अदालतें क्लीन चिट दे रही हैं। तो उस वक्त ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, क्या ये जस्टिफाइड था? आप शायद मेरे ख्याल में भूल रहे हैं कि एहतसाब अदालतों ने नवाज शरीफ को नाअहल भी किया है, और एहतसाब आज आप ही के इत्तेहादी परवेज इलाही ये बता रहे हैं कि एहतसाब अदालतों को कौन कंट्रोल कर रहा था? उन्होंने उनके कट्टे छट्टे आपके इत्तेहादी, आपके वजीर आला पंजाब ये बता रहे हैं कि एहतसाब को कौन कंट्रोल कर रहा था, नैब किसके हाथ में थी, ये भी बता रहे हैं कि जनरल फैज कैसे नैब को कंट्रोल करते थे। भूल गई आप? उस पर कोई बात नहीं करेगा। मैं तो कह रही हूं ना, चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो गायबाना तौर पर एक एहसान कर गए इस मुल्क के ऊपर और इमरान खान के स्टैंड को विंडिकेट कर गए। पहला ये कि जी चेयरमैन नैब को कंट्रोल कौन कर रहा था, दैट वाज जनरल बाजवा, जो इमरान खान साहब कहते थे कि नवाज शरीफ साहब से लेकर ये जो अली बाबा 40 चोरों का टोला था, सबको एनआरओ से मुताल्लिक बात की जनरल बाजवा थे। दूसरी बात वो ये चीज, जी बिल्कुल उस वक्त ये बात नहीं कर रहे थे, आज ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि आर्मी एक्ट के मुताबिक इस वक्त जनरल बाजवा आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनकी इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। पूरा सर्कस ये जो 40 पार्टियों का 14 पार्टियों का लगाया वो जनरल बाजवा कर रहे थे। दूसरी बात, बड़े आराम से मैं इसका भी आपको जवाब दे दूं, ये एक मिथ भी जो है ना कल चौधरी साहब ने खत्म कर दिया अवाम की, कि जो ये कहानियां हमें फरवरी से सुनाई जाती थी ना, हम तो ए पॉलिटिकल थे, तो आप ए पॉलिटिकल नहीं थे, आप गुमनामी की जिंदगी नहीं गुजार रहे थे, आप आकर लोगों को कॉल्स कर रहे थे कि किस तरह से इमरान खान के क्या स्टेटमेंट देनी है। अब वहां पर भी बैठे, कल वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने बाकी दोहल ये कह दिया जितना खुदा का वास्ते एहसान फरामोशी ना करें। अगर आप ये एहसान फरामोशी करेंगे तो ना सिर्फ मैं बोलूंगा बल्कि मेरी पार्टी के दीगर लोग भी बोलेंगे। ये एहसान फरामोशी तो आप मुसलसल किए जा रहे हैं, तो फिर चौधरी परवेज इलाही से क्या तवक्को रखें? देखिए मेरी एक बात सुन लें, मैं सिर्फ इतना समझती हूं, अगर बाजवा साहब ने चौधरी साहब की जात पर कोई एहसान किया है तो उस एहसान का बदला वो खुद दे। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि 22 करोड़ अवाम के ऊपर 22 करोड़ अवाम के ऊपर तो उन्होंने माशी बदहाली लेकर आए। इमरान खान साहब तो उनके पास गए थे और कहा था कि अगर इन चोरों लुटेरों मेरा सवाल ले लेना, मेरा सवाल ले ले, मेरा सवाल ले ले, मेरा सवाल ले लेना। चौधरी परवेज इलाही के पास ये इख्तियार है कि उन्होंने सबरी गवर्नर पंजाब को भेजनी है। ये एडवाइस इमरान खान गवर्नर पंजाब को भेजेंगे तो गैर आईनी होगा। देखिए मैं सिर्फ इतना समझती हूं कि चौधरी साहब बहुत समझदार किस्म के इंसान हैं और चौधरी साहब को ये पता है, और उनके साथ जो मामलात है मेरे ख्याल में मीडिया के बताने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि हमारी कमेटीज बन गई हैं जो अगले इल्हाक के ऊपर, अगली सीट एडजस्टमेंट के ऊपर इस वक्त बैठी हुई बातें करी और नेगोशिएशन करी हैं। हमारे पार्लिमानी बोर्ड इस वक्त तश्कील पा चुके हैं, तो हम तो उनके साथ एक स्टेप आगे जा चुके हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, वो हमारी दोनों कमेटीज बैठी हैं, जो वो फाइनल करेंगी वो मीडिया के सामने आ जाएगा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि आपको नाकामी पर पीडीएम की एक, और जो जिस तरह का वो मातम कर रहे हैं, जब तक खान साहब ने जो जब से असेंबलियों का अनाउंस किया है, सिर्फ एक सेकेंड, जब से असेंबलियों का अनाउंस किया है, जो मातम उनकी तरफ है, जो रोना पीटना उनकी तरफ है, जो पहली दफा ये सारे बड़े सर जोड़ के यहां पर बिलावल हाउस में इमरान खान की हुकूमत को, इमरान खान की असेंबलियों को तोड़ने
से बचा रहे हैं, तो इस पर पहले तो आपको हमें क्रेडिट देना चाहिए कि एक इमरान खान इनकी सियासत पर कितना भारी है। अब दूसरी बात आप आ जाए, हमारे इत्तेहादी उनके नजरियात हैं, उनके अपने नजरियात हैं, उनकी अपनी, आप दोनों वज़राए आला को साथ बिठा के उसी वक्त उनके लोगों के साथ एक्सपीरियंस डिसॉल्व कर रहे हैं। देखिए मैं एक छोटी सी बात बता दूं, मेरी रेहान तारिक के साथ, देखिए मेरी रेहान तारिक के साथ एक मेरा आपके साथ एक एक्सपीरियंस और होगा, मेरी पार्टी के कुछ लोगों का आपके साथ एक्सपीरियंस कुछ और होगा। मैं कहीं पर बैठूंगी, मैं कहूंगी जी नहीं जी रेहान तारिक साहब बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, वो मुझे बात करने का मौका भी देते हैं। मेरी पार्टी के दूसरे लोग कहेंगे नहीं 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 24 चैनल की पॉलिसी तो कोई और है। सो इख्तलाफे राय को ये कह देना कि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वो उनकी पार्टी है, वो हमारे इत्तेहादी है, आइंदा हमारा इत्तेहाद अगले इलेक्शन में भी उनके साथ होने। एंड ही इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। वो जो इख्तलाफ है, मेरी बात सुनिए, डेडलॉक कहीं पर नहीं है, ये इख्तलाफ किन मामलात पर है एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए किसी मामले पर भी नहीं है, समरी खान साहब के हवाले हो चुकी है और समरी इंशाअल्लाह ताला अपना जो खान साहब ने टाइमलाइन दी है जुम्मे वाले दिन, उस दिन असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी, इसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, ये उनकी राय समरी खान साहब के पास है एक अहमियत है। क्या खान साहब का आईनी इख्तियार है कि वो ये समरी गवर्नर को मूव करे? सवाल मेरा बड़ा सादा सा है। देखिए मेरी एक बात सुने, समरी के ऊपर वजीर आला के साइन हो चुके हैं, उसके बाद अब खान साहब ये पेश करें जो पार्टी चेयरमैन, और जाहिर है इस हुकूमत के जो सही मानों में जो हुकूमत जिसकी है, जिसके पास अवाम का मैंडेट है, वो इमरान खान साहब ही हैं। और मेरा ये ख्याल है कि आइन और कानून की इस मुल्क में वैसे कौन सी बात हुई है, वो आप मुझे बता देना। क्या आजम सवाती के केस में आइन और कानून को देखा गया कि एक तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहता है कि हम ये मुकदमे खत्म नहीं कर सकते, ये तो और दूसरे इलामे जावेद लतीफ साहब और मरियम औरंगजेब के असेंबली के प्लेटफॉर्म के ऊपर आर्टिकल 5 को पढ़कर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने असेंबली डिसॉल्व अनाउंस किया। इमरान खान साहब असेंबली डिसॉल्व करते हैं, सदर मुमलिकत उसकी तौसीक कर देते हैं। तो ये तो गैर आईनी इकदाम हुआ, हमने देखा, पहले भी होता रहा है, अब भी शायद ये एक्सपेक्टेड है। यही मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब यानी जमान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह से समरी मूव करेगी या वजीर आला दफ्तर से मूव करेगी समरी? पहले मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, वो ना वो गैर आईनी था ना कोई गैर कानूनी था। और अगर ये उस वक्त मान लेते बात, तो शायद अगर ये मान लेते उस वक्त ये बात, तो शायद आज ये मुल्क इस तबाही के दहाने पर ना होता, शायद ये मुल्क के ये हाल ना होते, और शायद इनकी कुछ फेस सेविंग हो जाती और इंतखाबात में इन्हें कुछ सीटें। ये तो खैर अदालत का फैसला। अब आप आ जाए आपके सवाल की तरफ, अब आप आ जाए अपने सवाल की तरफ। मैं आपको ये बता रही हूँ, समरी खान साहब के पास आ चुकी है, असेंबलियां खान साहब की दी हुई डेडलाइन के ऊपर जो है वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएंगी। अब ये पीडीएम बैठी हुई है, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे मरियम की ज़बान में रोक सकते हो तो वज़ीर आला हाउस से रोक सकते हो, वज़ीर आला ऑफिस से मूव करेंगे, इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क से गवर्नर हाउस जाएगी। वज़ीर आला, देखिए मेरी बात सुने, ये इतनी निटी ग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्रक्स ऑफ ऑल ये है कि समरी साइंड हो चुकी है और समरी जो है वो गवर्नर के पास मूव हो जाएगी। अब उसके बाद आप हाई कोर्ट्स में जाकर इस पर स्टे लें या इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपे, अवाम को आपके चेहरे नजर आ जाने चाहिए कि जमहूरियत का राग अलापने वाले किस तरह से जमहूर और अवाम से भागते हैं। अच्छा आलिया अफजल साहब, लास्टली अभी जो जनरल बाजवा पे जिस तरह की तनकीद हो रही है, आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द करंट एस्टैब्लिशमेंट कि वो इंटरवीन करेंगे, आपकी मदद को पहुंचेंगे? क्या इसलिए प्रेशर बढ़ाया जा रहा है? सादा साहब, फिर मैंने उसके बाद ब्रेक लेनी। देखिए मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जो करंट हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए बड़ी सोच समझ के फैसले करने का टाइम है। जो अवाम के अंदर इस इदारे के वकार का हाल हो चुका है और जिस तरह से अवाम के अंदर इनके खिलाफ नफरत है, उसको कम करने की जरूरत है। और ये बेहतरीन मौका है कि अवाम से रुजू किया जाए और हम सिर्फ नहीं अवाम की बात करें, स्टिल यू वांट देम टू इंटरवीन और इसीलिए ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं। हम उनसे सिर्फ इतना हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह रहे, हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप गैर जानिबदार हैं, इनसे तो हम वैसे ही निपट लेंगे क्योंकि हमारे पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत और 22 करोड़ अवाम की ताकत है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये जवाब ना दे कि हम असेंबलियां तोड़वाना नहीं चाहते, जो कल परवेज इलाही साहब ने दिया है। परवेज इलाही की बाकी बातों को तो आप नहीं मान रहे, जानिबदारी का, इस बात पे आप गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें और
बताइए तो और भी बहुत कुछ का है जिसको आप नहीं मानते हैं। जो सियासतदानों का काम है, जो सियासतदानों का काम है, असेंबलियां डिसॉल्व कर। जी, आलिया हमजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान साहब की रहनुमा आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। बज़ाहिर इमरान खान की तरफ से बार बार जनरल बाजवा पर इल्जामात लगाने का एक मकसद फौज की नई क़यादत को ब्लैकमेल करना है। वो नाम तो बाजवा का लेते हैं लेकिन सुना किसी और को रहे हैं। इमरान खान एहसान फरामोशी की अब एक और हद पार करते हुए दिखाई देते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के बाद उनके अपने पार्टी के अफराद ही उनकी एहसान फरामोशी की बहुत कीमत दे चुके हैं। जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत कई मिसालें मौजूद हैं। 2018 में इमरान खान की हुकूमत बनवाने के लिए जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर, उनका जहाज इस्तेमाल हुआ। जिस तरह हुआ ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन जब उन पर मुश्किल वक्त आया इमरान खान ने उनका साथ देने की बजाय उनकी कुर्बानी दे दी। इसी तरह 2011 के जलसे समेत पंजाब में इमरान खान को सियासत के बाबे उरूज पर पहुंचाने के लिए अलीम खान ने क्या क्या पापड़ बेले ये कौन नहीं जानता, लेकिन यही इमरान खान उन्हें वजीर आला बनाने के हक में नहीं थे और बाद में उनके लिए पार्टी में रहना मुश्किल बना दिया। साबिक आर्मी चीफ ने जिस तरह इमरान खान की हुकूमत को एंड तक सपोर्ट किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उनकी सपोर्ट के इमरान खान और उनकी जमात के अरकान इस कदर मोतरफ थे कि उन्हें वालिद मोहतरम का दर्जा देते थे, लेकिन आज ये अरकान और उनके चेयरमैन हर तकरीर में जनरल कमर जावेद बाजवा पर, माफ कीजिएगा, तनकीद करते हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान किस तरह उनको क्या दर्जा दिया करते थे। तहरीक इंसाफ की इस एहसान फरामोशी पर गुज़श्ता दिनों वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी पीटीआई पर सख्त तनकीद की कि अगर किसी को बाप बनाया जाए तो उसके साथ ऐसे नहीं किया जाता। कल जनरल बाजवा साहब इसके मौसम थे। मैं नहीं गवाह हूं, असेंबली की मीटिंगों में ये नहीं आता था, जनरल बाजवा साहब को भेजता था कि वो असेंबली की मीटिंगें जो है ना वो प्रिजाइड करेंगे या वो ब्रीफिंग देंगे। इतना एतमाद लोग इतना एतमाद तो अपने बाप पे करते हैं, तो इन्होंने बाप बनाया हुआ था। इसका एक वजीर कहता था हमारे बाप हैं, वो प्यो बना के फिर ऐसी गल्ला करते हैं। इमरान खान की इस एहसान फरामोशी पर साबिक आर्मी चीफ भी सख्त नाला है, जिसका इंकशाफ सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने भी किया है, जिसमें वो बताते हैं कि जनरल बाजवा की बकौल उनके पास बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन वो इदारे के ज़ाब्ता अखलाक के पाबंद हैं। और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक जनरल बाजवा की करीबी ज़राए इस बात का इसरार करते हैं कि खान जो कुछ बाजवा के बारे में कहते हैं वो सरासर गलत है। अब आर्मी एक्ट के मुताबिक भी जनरल बाजवा 2 साल तक तो शायद बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान को रिस्पॉन्ड ना कर सकें, लेकिन इस बात का इंतजार ज़रूर रहेगा कि जिस वक्त जनरल बाजवा को बोलने का मौका मिलेगा तो उस वक्त जनरल बाजवा के पास भी बताने को बहुत कुछ होगा कि इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात कैसे रहे हैं और किसको कहाँ कहाँ सपोर्ट किया गया है। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बन्नू में क्या हुआ है और दहशतगर्दी के खतरात कैसे मंडला रहे हैं, इस पर भी कुछ बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। तालिबान पाकिस्तान के लिए इस वक्त वाले जान बने हुए हैं। उनकी काबुल में हुक्मरानी कायम होने पर यूं तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इजहार तशक्कुर किया था, उसे दुनिया की सुपर पावर के मुंह पर तमाचा और उसकी इबरतनाक शिकस्त माना गया। यहां तक कहा गया कि अमेरिका इस कदर पसपा हुआ कि उसे रातों रात अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। इस वक्त जब हमसायों की इस फतह के शादियाने पाकिस्तान में बजाए जा रहे थे, तब वो अफराद जिन्होंने तालिबान और मुख्तलिफ गिरोहों की जानिब से दहशतगर्दी का अफरीद झीला था, बार बार सर पीट रहे थे कि तालिबान सुधरे हैं, ना कभी सुधरेंगे। पहले ये दुनिया की नज़र में अच्छे बनने के लिए सब कुछ मानेंगे, लेकिन फिर वही करेंगे जो माजी में करते रहे। फिर इन पाकिस्तानियों जिन्होंने इनकी आमद पर खुशियां मनाई, उन समेत पूरी दुनिया ने देखा कि ना तो अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल होना बंद हुआ और इस बात की पासदारी की कि अपने छत्र छाया में पलने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान नामी तंजीम को पाकिस्तान में कार्रवाइयों से रोकेंगे, और रोकना तो दरकिनार उल्टा उन्हें अफगानिस्तान में मजबूत पनागाहें सौंपी गई। पिछले कुछ अरसे से सवात, दीर, वजीरिस्तान, फाटा, चमन जैसे इलाकों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी थी, लेकिन कल जिस तरह एक महफूज इलाका तस्वुर किए जाने वाले शहर बन्नू के बीचों बीच सीटीडी के दफ्तर पर कब्जा हुआ है और इसके अमले को यरगमाल बनाया गया है, वो हर पाकिस्तानी के लिए इंतहाई परेशान कुन था। गुज़श्ता रोज़ बन्नू में महकमा इंसदादी दहशतगर्दी की इमारत में ज़ेर हिरासत दहशतगर्दों ने इमारत को कब्जे में लेकर तफ्तीशकारों को यरगमाल बना लिया था और ये अगवाकार 25 से करीब है, जिनको शक की बुनियाद पर सीटीडी के सेफ सेल में रखा गया था। अब एक तरफ इमरान खान साहब असम्बलीज डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके अपने सूबे केपी के अंदर किस तरह से लोगों को जो है वो दहशतगर्द तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, वो भी आपके सामने। बैरिस्टर सैफ क्या कहते हैं इसके ऊपर? बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और इसके ऊपर बहुत शकूक व शुबहात भी। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक। प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए मेरे पास हार्डली 1 मिनट है और इस 1 मिनट में इमरान खान का एक ट्वीट आपके सामने रखना है जो उन्होंने 24 मई 2021 को शाम 4:11 पे किया था। और प्रोड्यूसर अगर आप वो स्क्रीन पर दिखा सके तो ये वो ट्वीट है।
और इस ट्वीट में इमरान खान साहब नैब की तारीफ करते हुए फरमाते हैं कि उनके टेन्योर में 2018 से लेकर 2020 तक नैब ने 484 बिलियन रिकवर किया। और इन कंट्रास्ट जो 1999 से लेकर 2017 तक तकरीबन 290 बिलियन जो है रिकवर किया गया था नैब की तरफ से, और इन 3 सालों में 484 बिलियन इमरान खान की गवर्नमेंट में नैब ने रिकवर किया। और इमरान खान नैब की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आज वो ये कहते हैं कि नैब को असल में जनरल बाजवा कंट्रोल कर रहे थे। तो अगर जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहे थे तो शायद ये जनरल बाजवा की तारीफ कर रहे हैं। तो अगर उस वक्त तारीफ तो आज बदतारीफी क्यों हो रही है? मेरा ख्याल है कि अब इन यू टर्न्स को पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, बल्कि बहुत आसान हो चुकी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।